सभी को जय श्री राम, जय मां सरस्वती। और जय आज मां हम सरस्वती। लोग आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से प्रश्नों को देखेंगे। और स्पेशली ये प्रश्न हमने घटना चक्र से लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कलिकट पर किस वर्ष में आया था? पहला ऑप्शन है 1498। 1350। हाँ सही है, लेकिन ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 1350 ईस्वी, और दूसरा है 1498, और तीसरा है 1530 ईस्वी, और चौथा है 1612 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1498 होगा। यदि 1498 दे के फिर डेट भी पूछ देता है तब क्या होगा? 14 मई। हाँ, 14 मई और 20 मई दोनों तारीख आती है, ठीक ना। एस के जी। पांडे में 14 मई 1498 दिया हुआ है, और जबकि घटना चक्र में 20 मई 1498 दिया हुआ है, ठीक ना। राइट आंसर तो दोनों किसको में से जो भी, मानेंगे? नहीं ये क्या बोलते हैं, घटना चक्र भी गलत नहीं देता है। अब ये 20 मई मान लेना, ठीक। लेकिन एस के पांडे भी 14 मई। वैसे ये डेट पूछता नहीं है, अब पूछेगा भी तो दोनों मेरे समझ से ये सही करेगा, ठीक है। जी। तो 14 या 20 मई 1498 ईस्वी को ये आया था यहाँ पे, ठीक ना। और ये समुद्री मार्ग से आया था, ठीक है। जी। और यहाँ पे जब आया था तो यहाँ के कलिकट के जो तत्कालीन शासक थे, जमोरिन। उनकी जो हाँ उपाधि थी जमोरी, उन्होंने क्या किया कि जी। वास्को डी गामा का स्वागत किया भारत में, ठीक ना। जी। और फिर उसके बाद यहाँ से जब वास्को डी गामा व्यापार की अनुमति लेके सामान वगैरह ले गया यहाँ से, जो भी सामान ले गया हो, तो काली मिर्च वगैरह, तो उसे ना यहाँ से जो ले गया, ठीक है, यात्रा व्यय काटने के बाद 60 गुना अधिक मुनाफा इसे प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो अब तो इनके मुंह लग गया ना कि भाई बहुत मुनाफा हो रहा है भारत में, तो फिर वहां से धीरे धीरे सब आने का प्रयास करने लगे, ठीक ना। जी। फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी कोठियां बनाई, जैसे कि कलिकट में, गोवा में, दमन दीव में, फिर हुगली में। ये सब समुद्र के किनारे स्थित थे ना, तो व्यापारिक जी। कोठियां यहीं बनती थी, ठीक ना। हम्म। और फिर 1505 ईस्वी में आता है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो अल्मोड़ा। कि ये पुत्र, हाँ, अल्मीडा, ये पुर्तगाली वायसराय था, ठीक ना। अल्मीडा के बाद आता है जी। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में, ठीक ना। अल्बुकर्क जो है ना, अल्बुकर्क ये आता है, ठीक ना। और इसे ही पुर्तगाली, मतलब पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है संस्थापक। अल्बुकर्क को, यदि ये पूछता है तो। फिर एक प्रश्न इससे पूछता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा, इसकी पॉलिसी क्या थी? अ, ठीक ना। तो इसकी जो पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ठीक ना, या शांत जल की नीति जो थी, ये किसकी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। ये भी एक प्रश्न पूछता है, ठीक ना। जी। और ये गवर्नर कब बन के आया था? 1505 ईस्वी से 9 ईस्वी तक रहा था, 9 ठीक तक। ना। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक, ठीक ना। जी। और ये अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है इसने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे गोवा जीत लेता है या छीन लेता है, ठीक ना। और अपने अधिकार जी। क्षेत्र में ये कर लेता है, ठीक ना। और गोवा को क्या कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया, ठीक ना। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण कहो, या सबसे पहले जब उधर से वो लोग आते थे ये पुर्तगाल से, तो गोवा ही सबसे पहले पड़ता था, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लोग अपना बनाए थे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ऑप्शन है डियाज, दूसरा है वास्को डी गामा, तीसरा है अल्मीडा, और चौथा है अल्बुकर्क। बताओ कौन सा हुआ? अल्बुकर।
नहीं, वास्तविक अल्बुकर्क तो सेकेंड था ना, तो वास्को इसमें डी पूछ गामा। रहा है। हाँ, इसमें वास्तविक संस्थापक की बात नहीं कर रहा है। वास्को डी गामा अच्छा गवर्नर वायसराय बन के कब आया था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो होगा वो अल्मीडा होगा, ठीक ना। अल्मीडा की अच्छा ब्लू वाटर पॉलिसी, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। जी और इसने 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जिसमें गुजरात, मिस्र, तुर्की इन सब था, तो इन सबको पराजित किया था। लेकिन इसमें यह पराजित हो गया था और इसका पुत्र भी इसमें मारा गया था, ठीक ना। जी लेकिन 1509 ईस्वी में फिर युद्ध होता है, यह युद्ध। और इसमें क्या है कि मुस्लिम नौसैनिक बेड़े जो होते हैं उनको ये पराजित कर देता है, ठीक ना। जी चलो, तो अल्मीडा में ज्यादा ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा में ज्यादा नहीं पूछता है, बस यही ब्लू वाटर पॉलिसी इससे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है जी कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कलिकट में स्वागत किया था, ठीक। जमोरी। गैस्पर कोरिया, हाँ सही है। दूसरा है अल्बुकर्क, तीसरा है जमोरी, और चौथा है डॉन अल्मेडा। तो जमोरी। कलिकट पे जिसने अल्बुकर्क का आए थे, वास्को डी गामा का स्वागत किया था, उसका नाम था जमोरी, ठीक ना। ये इसकी पैतृक उपाधि थी, वहाँ का जो राजा था, ठीक ना। जी और उसके बाद अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, ठीक। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। पुर्तगाली। जाहिर सी बात है कि वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का निवासी था, ठीक है। जी अगला प्रश्न है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इसमें पूछता है कि ये कहाँ का यात्री था और इसने किसकी खोज की थी, किस देश की खोज की थी? इसने अमेरिका की खोज और करी थी। ये भी हाँ, पुर्तगाली था स्पेन ना। का यात्री था। नहीं, स्पेन अच्छा का यात्री था, ठीक ना। और जी ये जो था क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने क्या अमेरिका की खोज करी थी, ठीक है। खोज करी। जी कुछ और देशों के नाम और खोजकर्ता के नाम बता देता हूँ मैं। ठीक ब्रिटेन है भैया। के कैप्टन कुक जो थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड, जो वर्तमान समय में तस्मानिया जिसको कहते हैं, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी, ठीक है। जी भैया। तो ब्रिटेन के जो कैप्टन कुक थे, ये ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे, और वर्तमान समय में तस्मानिया जो है उसकी खोज किए थे, और न्यूजीलैंड की खोज इन्होंने करी थी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। जी भैया। कोलंबस स्पेन का यात्री था और इसने अमेरिका की खोज करी थी, ठीक। चलो, अगला है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है वास्को डी गामा, दूसरा है अल्बुकर्क, तीसरा है डायज, और चौथा है जॉर्ज ऑक्सफर्ड। अल्बुकर्क। भैया हाँ, अल्लाहपुर के अल्बुकर्क भैया। को क्या माना जाता है? अल्बुकर्क नहीं, अल्बुकर्क नाम है, अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक ना। तो जी इसको भैया। क्या माना जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अल्बुकर्क जो है 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक भारत में क्या रहा कि वायसराय बन के रहा, ठीक ना, पुर्तगाली वायसराय बन के। और ये जो है भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना करी थी इसने, ठीक ना। और फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर का जो था शासक आदिल शाह सुल्तान से इसने क्या किया कि गोवा को जीत लिया, ठीक ना। ये जी अल्बुकर्क की पहली जीत थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी इसके लिए, क्योंकि आता है और जीत लेता है, जबकि इसके पहले जो अल्मीडा था, ये 1508 ईस्वी में संयुक्त नौसैनिक मुस्लिम बेड़ों से लड़ता है, लेकिन इसमें इसका पुत्र भी मारा जाता है और हार जाता है, जो कि 1509 ईस्वी में फिर लड़ता है और इस समय यह
क्या करता है कि जीत जाता है। लेकिन वास्तविक जो है ये युद्ध जो निर्णायक युद्ध होता है ये 1510 ईस्वी में होता है बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से। और इसमें क्या करता है कि गोवा जीत लेता है अल्बुकर्क। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, और जी फिर इसके बाद क्या दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर अब ये जीत लेता है तो दक्षिण पश्चिम का जो समुद्र तट होता है वो पुर्तगाली नौसैनिक के प्रभुत्व में आ जाता है। ठीक जी है, भैया यहाँ पे इनकी सत्ता स्थापित हो जाती है। ठीक है, जी और इसके बाद क्या होता है कि इसके साथ ही क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की भी स्थापना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अल्बुकर्क जो है इसने भारत में पुर्तगाली की संख्या वृद्धि करने के लिए क्या किया, ये अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को कहा कि तुम भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करो। ठीक है, चूंकि ऐसा हुआ नहीं, इसका मानना था कि यदि क्या कहते हैं कि पुर्तगाली भारतीय नारी से विवाह करते हैं तो जो लड़का होगा वो पुर्तगाली ही होगा, इसका ऐसा मानना था। और पता नहीं ये मूर्ख अच्छा था ये क्या था। ठीक है, अगला है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक, ऑप्शन है अजीव द्वीप में, दूसरा है कन्नौर में, तीसरा है कोचिन में, चौथा है गोवा में। गोवा में ठीक, भैया। कोचिन भैया गोवा। हाँ सही है, कोचिन होगा। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो ये अपना प्रथम दुर्ग का जो निर्माण किया था वो कोचिन में किया था। ठीक है, प्रथम दुर्ग। जी और यह भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग। यदि पुर्तगाली, देखो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से प्रथम यूरोपीय दुर्ग, ठीक है, या फिर प्रथम पुर्तगाली दुर्ग, दोनों एक ही बात हुई क्योंकि पहला यही था। ठीक है, का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क करता है। इस समय वो वायसराय नहीं था जब इसने निर्माण किया था। ठीक है, और इसके द्वारा क्या 1503 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद ये 1503 ईस्वी में क्या है कि कोचिन में कराया गया था। ठीक है, इसके द्वारा और फिर उसके बाद जो मैंने ऑप्शन दिया था अजीव द्वीप जो था एवं कन्नौज जो था, ये पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में यहाँ पे कराया था। लेकिन प्रथम पूछता है और कब पूछता है, या प्रथम यूरोपीय पूछता है दुर्ग, तो 1503 ईस्वी में कब कराया गया था, कोचिन में कराया गया था। ठीक है, जी बाकी दुर्ग का निर्माण तुम्हारे कन्नौज में क्या बोलते हैं कि कन्नौज में और अजय देव दोनों में कराया गया था। ठीक ना, फ्रांसिस्को जी द अल्मीडा द्वारा। ठीक है, ये सेकेंड क्या था, वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी फ्रांसिस्को नहीं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या था कि सेकेंड था। ठीक ना, ये निर्माण कन्नौज और अजीव द्वीप जो था यहाँ पे पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कौन कराया था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा कराया था। और ये पहला क्या था, गवर्नर वायसराय था। ठीक है, वायसराय। हाँ समझ में आया। जी भैया चलो अगला है 8वां नंबर प्रश्न कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ऑप्शन है डच, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है फ्रांसीसी और चौथा है पुर्तगाली। पुर्तगाली भैया। हाँ बिल्कुल सही। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध जो स्थापित करने वाले थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली। क्योंकि पहली बार तो जो ये वास्को डी गामा था वही भारत आया था और लगभग ये जी 30 दिन की यात्रा करके आया था, 30 दिन की 60 दिन की यात्रा करके आया था। ठीक है, और यहाँ पे जब आया तो जब गोवा के समय इसने जब उतरा तो वहाँ पे अब्दुल मजीद था, एक गुजराती पथ प्रदर्शक था। उसकी सहायता से ये क्या करता है कि 1498 ईस्वी में कलिकट भारत के समुद्र तट पर ये पहुंचता है
और भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन इसी से स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, कौन से लोग आए थे भारत में, थोड़ा सा क्रम बताओ तो। पुर्तगाली, हाँ, डच, पुर्तगाल, हाँ, हाँ, पुर्तगाली, डच, फिर फ्रांसीसी, अंग्रेज। ड्रेन, अंग्रेज। गलत है। तो सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे, ठीक ना। उसके बाद जो आए थे वो डच आए थे, और फिर उसके बाद जो आए थे वो अंग्रेज आए थे, उसके बाद जो आया था वो डेन आए थे, फ्रांसीसी। उसके बाद अच्छा। फिर फ्रांसीसी। हाँ फ्रांसीसी आए थे, ठीक ना। और भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में, और सबसे बाद में गए थे 1900, कब गए थे? 1674 ईस्वी कहते हैं, पुर्तगाल का कहते हैं गोवा से आजादी के बाद 1974। 1974 कहीं पढ़े हैं का? 1974 हाँ तो आजादी के बाद है ना गए हैं भैया, 62 में गए थे। हाँ, 61 में गोवा को छीना था 1900 उन्होंने। 62 1962 कहीं पढ़े हैं का? गए हैं आजादी के बाद ही, 1961 भूल रहे हैं। 61 1961 में 61 में गए थे, ठीक ना। हाँ 10-11 साल, 12-13 साल। हाँ, हाँ, तो सबसे बाद में ये गए थे, ठीक ना। अगला है, जी। अगला 9वां नंबर प्रश्न है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, ठीक। ऑप्शन है अंग्रेज, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली, और चौथा है डच। तो इसका सही उत्तर बताओ। पुर्तगाली भैया। पुर्तगाली भैया। हाँ, तो प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किए थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। जी भैया। ठीक है। पुर्तगाली वायसराय जो फ्रांसिस्को द मीरा था 1509 ईस्वी में, ये क्या करता है कि द्वीप पर अधिकार कर लेता है, और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली क्या कहते हैं कि हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, ठीक है। और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार का एकाधिकार कर लिया, व्यापार पे एकाधिकार कर लिया, या एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है। और यहाँ से गुजरने वाले जितनी जहाजें थी उन सभी से क्या किया? कर वसूली करने लगे, ठीक। अगला है 10वां नंबर प्रश्न कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कहाँ थी, ठीक है। ऑप्शन है बांदेल, और दूसरा है चिंसुरा, तीसरा है हुगली, चौथा है श्री रामपुर। हुगली भैया। हुगली भैया। हाँ, हुगली सही होगा, ठीक है, जी। ठीक है, बिल्कुल सही है, हुगली होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या किया कि बंगाल के शासक गयासुद्दीन, कौन थे उस समय? गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करते हैं या कर लेते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं कि संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करते हैं, ठीक है। चटगांव इसे क्या पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में क्या करते हैं कि स्थापित करते हैं, और इनके द्वारा यहाँ पे क्या ये बंदरगाह के रूप में ये यहाँ इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला 11वां प्रश्न है, किसी के यहाँ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो माइक ऑफ कर दें। अगला 11वां है कि पंडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी
नाम है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, और दूसरा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इनमें से कौन कौन सही है ये बताना है। लाइट आ गई। भैया पहला और तीसरा। अच्छा, पहला और तीसरा सही है ना। जी भैया। अच्छा अच्छा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था। नहीं, पुर्तगालियों का था ना। 1793 गोवा ईस्वी में क्या हुआ था। नहीं भैया, तीनों होना चाहिए मेरे हिसाब से। गोवा पर अंग्रेजों ने कभी शासन नहीं किया था। गोवा को बीदर के उससे छीना था इसने, पुर्तगालियों ने। आप लोग ऑप्शन को ध्यान से सुने ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा और वो होगा कि पांडिचेरी सिर्फ एक होगा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हाँ, मैंने प्रश्न पूछा था पांडिचेरी वर्तमान समय में पुडुचेरी इसको बोलते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया था पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ठीक ना, ये पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, जबकि दूसरी जो थे वो फ्रांसीसी नहीं थे। ठीक है, मैं इसका अभी बताता हूँ, ये गलत है। और दूसरा है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ये भी गलत है। ठीक है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। चलिए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ठीक, डिटेल में होगा। पांडिचेरी पर सर्वप्रथम ये क्या है कि यूरोप पुर्तगाली जो है ये अपना उपनिवेश स्थापित किए थे। ठीक है, और अंग्रेज जो है पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिए थे। ठीक है, और फिर 1814 ईस्वी में क्या हुआ कि पेरिस की संधि के तहत इसे क्या किया गया कि फ्रांस को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो पांडिचेरी पे फ्रांस का भी अधिकार रहा और अंग्रेजों का भी रहा। अंग्रेज जो है पांडिचेरी पे 1793 ईस्वी में और कब्जा कर लेते हैं, और 1814 ईस्वी में एक होती है संधि जिसे पेरिस की संधि बोलते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि पांडिचेरी को फ्रांस को सौंप दिया जाता है। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? जी भैया। हाँ, अगला है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। ऑप्शन है पहला पुर्तगालियों ने, दूसरा है फ्रांसवासियों ने, और तीसरा है डेन वासियों ने, और चौथा है अंग्रेजों ने। भैया पुर्तगाली ने। हाँ बिल्कुल सही। तो पुर्तगाली क्या थे कि ये हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया, और 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां जो है ये हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से क्या करता है कि नष्ट कर देता है, और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को क्या करता है कि बंदी बना लेता है। ठीक ना, अगला है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। चार्ल्स आयर, दूसरा है जॉब चार्नक, दूसरा है गैरोल्ड अंगियार, और चौथा है विलियम नॉरिस। हाँ सही बताया आप लोगों ने। तो ये क्या है कि जॉब जॉब चार्नक थे, यही डिजाइन किए थे। हाँ, ये कलकत्ता के संस्थापक थे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। कासिम बाजार के जो फैक्ट्री के ये प्रमुख थे, कासिम बाजार में जो फैक्ट्री थी उसके ये प्रमुख थे,
और इनका नाम था जार चारनाक। और ये जो थे अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती या फिर सुतनौती, ये कलकत्ता में पड़ता है, ठीक ना। इसको चुना और इस तरह क्या है कि 1690 ईस्वी में क्या करते हैं कि उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना करी, ठीक है। सुतानुती, गोविंदपुर और ये क्या कहते हैं कोलिकात, तीनों गांव को मिला है, ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पे कब्जा किया था। दूसरा है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। तीसरा है पूर्व भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। और चौथा है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। फ्रांसीसियों ने सूरत पे किया था भैया, ये अब आगे नहीं। नहीं, इसमें जो सही उत्तर होगा वो इसका कौन सा कथन सही नहीं है उसमें होगा कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पे कब्जा किया था। चलो इस पर डिटेल देखते हैं, लेकिन पहले और ऑप्शन के बारे में बता देते हैं क्योंकि सही है तो उसको भी जानना जरूरी है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक ना। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, यह भी सही है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पे कब्जा कर लिया था, यह भी क्या है कि सही है, ठीक ना। चलो तो इसका डिटेल देख लेते हैं। पुर्तगाली गवर्नर जो है अल्बुकर्क, ये क्या करता है कि भारत में एक परदेशी शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना करता है और बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से क्या करता है कि गोवा को जीत लेता है फरवरी 1510 ईस्वी में। क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है 1499 ईस्वी और जीतता कब है 1510 ईस्वी में, ठीक ना। यह अल्बुकर्क की सबसे पहली और महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है और यही क्या होता है कि बाद में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनता है। और गोवा की विजय के बाद ये क्या करते हैं कि दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पुर्तगाली नौसैनिक का यहाँ पे क्या करता है कि प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, ठीक ना। समझ गए? जी भैया। बोलो समझ गए सब? जी जी। चलो अगला है 16वां नंबर कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। पहला है पुर्तगाली, दूसरा है डच, तीसरा है फ्रेंच और चौथा है डेनिश। तो इसका सही उत्तर बताओ। पुर्तगाली ना होगा। पुर्तगाली होगा ना भैया? हाँ? पुर्तगाली। अरे तो हम पूछ रहे हैं, हमें अभी नहीं मालूम है। हाँ पुर्तगाली होगा भैया। हाँ? क्या होगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली भैया। सही पढ़े होगा पुर्तगाली। नहीं भैया, हमने तुक्का लगाया कि पहले वही आए थे तो पहले वही किए होंगे। नहीं, इसका सही जो उत्तर होगा वो डच होगा, ठीक ना। अच्छा। ठीक ना। भारत के साथ क्या करते हैं कि व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में। हॉलैंड के एक शक्तिशाली राष्ट्र या राज्य था, कंफ्यूजन हो गया। चलो फिर से इसको बता देता हूँ।
भारत में के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम क्या है कि संयुक्त पूंजी के रूप में कंपनी डचों ने आरंभ किया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी का जब प्रारंभ होता है उस समय हॉलैंड जो था कि बहुत मजबूत देश नहीं था या शक्तिशाली राष्ट्र या राज्य नहीं था। ठीक है, और इसकी केंद्रीय सरकार जो थी वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि अकेले सारी व्यवस्थाओं को देख ले और पूंजी लगा दे। ठीक ना, इसलिए क्या करता है कि इस कंपनी ने संगठन में अनेक छोटी छोटी कंपनियों को या लघु कंपनियों की जोड़ता है और फिर क्या करता है कि नीदरलैंड या हॉलैंड के संघीय रूप में ये स्पष्ट नजर आता है। ठीक है, और 1602 ईस्वी में डच जो है या हॉलैंड जो है ये संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और इसकी कुल जो प्रारंभिक पूंजी थी वो कितनी थी? नहीं पता। 65 लाख गिल्टर थे। ठीक ना, गिल्डर वहाँ के वो उस समय के जो पैसे को बोलते हैं वही होगा गिल्डर। ठीक ना, और इस कंपनी को डच संसद द्वारा क्या किया जाता है कि 21 वर्ष के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की क्या किया जाता है कि क्या किया जाता है, अनुमति दिया जाता है। ठीक ना, ठीक है, समझ में आया? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, बताता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दूसरा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तीसरा है आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का एकाधिकार हो गया। चौथा है आधुनिक कोची कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताओ। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची जो है वो 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया था। ठीक है जी। हाँ, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 ईस्वी में तो क्या किया कि फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया था और कोची में ही 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत ये क्या हुआ कि शामिल हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो ये कथन सही है वो कौन सा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में क्या किया कि उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कब हुआ था? 1663 ईस्वी में। और ब्रिटिश उपनिवेश में कब शामिल हुआ था? 1814 ईस्वी में। जी। ठीक, अगला 18वां नंबर प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी या फिर दूसरा ऑप्शन है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा है भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे और अपनी सेवा में लगा सकता था। और चौथा है उपयुक्त तीनों सही है। बताओ भैया पता नहीं है, तीनों सही कर दीजिए। उपयुक्त हाँ, तीनों सब सही है। उपयुक्त भारतीय तीनों में सही है राष्ट्रीय की भावना क्योंकि
भावना की कमी थी, कमी ठीक थी ना? तभी, बिल्कुल हाँ, सही। अभी भी वैसा ही है, ठीक ना? अभी भी कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। और कंपनी की सेना जो थी उन्हें पश्चिमी प्रशिक्षण भी मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, ठीक ना? और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी और उन्हें कोई भी पैसा दिखा देता था तो वो तुरंत उस साइड में मिल जाते थे। ये नहीं सोचते थे कि हमारे देश पे इनका अधिकार हो जाएगा, ठीक है? उपयुक्त तीनों कारण क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता के सहायक थे, ठीक ना? याद होगा 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना होती है। और दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी जो है एलिजाबेथ, ये क्या करती है कि पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का क्या करती है कि अधिकार पत्र यह प्रदान करी थी, ठीक है? अगला 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ऑप्शन है सीवेंट कंपनी, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, चौथा है ओस्टेंड कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भैया। भैया ईस्ट इंडिया कंपनी। द ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडीज नहीं भैया, द ट्रेडिंग कंपनी ऑफ ईस्ट इंडीज होगा। अच्छा, पढ़े थे क्या कहीं? क्वेश्चनवा के हिसाब से तो ये होना चाहिए। गलत है। देखो, मैंने पूछा कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है? तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बात कर रहे हो वो 1600 ईस्वी में उन्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके पहले जो है लिवेंट कंपनी जो है 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से ये भारत व्यापार करने का इसे क्या हुआ कि अधिकार पत्र प्राप्त हो गया था, ठीक है? 1593 ईस्वी में, ठीक ना? स्थल मार्ग से यह व्यापार करने का इसे क्या हुआ कि अधिकार पत्र प्राप्त हो गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ जो है प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ये क्या करते हैं कि दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से क्या करती हैं कि ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान करती हैं, ठीक है? ठीक ना? 1702 ईस्वी में न्यू कंपनी के साथ मिलकर यह नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज 1709 ईस्वी के रूप में यह क्या करता है कि व्यापार को बढ़ावा देता है। यही सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, यह प्रसिद्ध हुई, ठीक है? समझ में आया? यदि पूछ देता है कि स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था तो आप क्या बताओगे? मर्चेंट करके था। मर्चेंट तो हम नामे नहीं दिया। बताओ, क्या बताओ? सब लोग बोलो। हाँ? अभी मैं बताया। धन्य हो प्रभु आप लोग। लिवेंस कंपनी को क्या मिलता है कि 1793 ईस्वी है ना, स्थल मार्ग से क्या होता है कि भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है? जी। चलो अगला है प्रश्न 20वां नंबर कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत
का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह था? ठीक है, भारत का निम्नलिखित में से कौन, सॉरी बंदरगाह नहीं, बादशाह है, ठीक ना, मैं गलत पढ़ गया, बादशाह था। फिर से ऑप्शन अकबर प्रश्न पढ़ देता हूँ। अकबर अब फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देता हूँ मैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। अकबर भैया। हाँ बिल्कुल सही, अकबर, ठीक ना। सितंबर सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था, और ये इसमें क्या हुआ कि इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई, और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशा से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, ठीक है, और इसका नाम था, क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा, ठीक है। और इस दौरान भारत का जो बादशाह था वो कौन था? अकबर था, ठीक है, 1556 से 1605 ईस्वी तक, ठीक है। अगला है 21वां नंबर कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन है पहला अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां जहांगीर और भैया। चौथा है औरंगजेब। हाँ बिल्कुल सही। तो भैया ये जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में पट्टनम मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम, दोनों एक ही नाम है, यहाँ पे एक अस्थायी कारखाना स्थापित करती है, और 1613 ईस्वी में सूरत में भी क्या करता है कि कारखाना, अंग्रेजों का ये प्रथम अस्थायी कारखाना होता है, ठीक है। अब देखो यदि पूछ देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी कारखाना कहाँ पे था और कब था, तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। यदि यही प्रश्न बदल के पूछ देता है कि अस्थायी कारखाना कहाँ पे खोला गया था अंग्रेजों द्वारा, तो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इन चीज को थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। बाद में मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहां से देख के आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला है 22वां नंबर कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, ऑप्शन है सूरत। गोवा में, दूसरा है बंगाल में हुगली में, या फिर तीसरा आरकोट में, और चौथा है सूरत में। हाँ बिल्कुल भैया सही, सूरत सूरत भैया। में। इसका जो सही उत्तर होगा वो सूरत होगा, ठीक है। चलो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है सूरत में मुगल दरबार में पहुंचता है 1608 ईस्वी में, ठीक है। कब पहुंचता है? 1608 ईस्वी में, ठीक ना। किंतु सूरत में जो है फैक्ट्री स्थापित करने के लिए इसे अनुमति नहीं मिलता है, या सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। फिर 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध करने के बाद भी कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वालल्ली पहुंचता है, और मुगल गवर्नर के यहाँ व्यापार करने की अनुमति पाने में क्या होता है, ये सफल हो जाता है। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय, सूरत का बंदरगाह ये क्या करता है कि जीत लेता है, और विजय के साथ ही पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता क्या होती है कि यहाँ पे भंग होती है, क्योंकि अभी तक पुर्तगाली जीतते आए हैं, लेकिन ये क्या करता है कि हरा देता है, तो एक तरह से इनकी जो है एकाधिकार धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट होता है।
और इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि सूरत में 1613 ईस्वी में क्या करते हैं कि अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं और यहाँ से अंग्रेज क्या करते हैं कि अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाते हैं और कुछ समय बाद तुरंत ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में क्या करते हैं कि सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। ठीक ना, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। अगला 23वां नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। पुणे में, दूसरा गोवा में, तीसरा पांडिचेरी में और चौथा सूरत में। बताओ, अभी मैंने बताया। पांडिचेरी। भैया अच्छा, पांडिचेरी मैंने बताया था क्या? नहीं सूरत भैया, में भैया? सूरत था। हाँ, सूरत में। सूरत सही है, ठीक ना। इसका सही उत्तर क्या होगा कि सूरत होगा। ठीक है, चलो अगला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? पहला ऑप्शन है विलियम हाकिम, दूसरा है थॉमस वेस्ट और तीसरा है थॉमस रो और चौथा है जोसिया चाइल्ड। बताओ। भैया पहला वाला ऑप्शन। थॉमस रो। अरे बेवकूफ, अभी मैंने बताया था थॉमस वेस्ट। पहला। स्वालल्ली के पास पुर्तगालियों को हराया था, इसका नाम था थॉमस वेस्ट। ठीक ना, चलो अगला है 25वां नंबर कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? पहला है डच, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है फ्रांसीसी और चौथा है फ्रांसीसी। पुर्तगाली। फ्रांसीसी भैया। फ्रांस। प्रश्न पर सुने हो, पूछ रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अंग्रेज होगा सर्वप्रथम भैया, अपना 1609 ईस्वी में अंग्रेज होगा। सूरत में हाँ, अंग्रेजों ने खोला था। हाँ सही है, अंग्रेज होगा। ठीक ना, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी जो है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने सर्वप्रथम जो है सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर से अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। ठीक, कब मिली थी? 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी वो 1616 ईस्वी में की गई थी और जो फ्रांसीसी थे इनके द्वारा 1668 ईस्वी में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो 1668 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, समझ में आया? अगला 26वां नंबर प्रश्न है कि 1613 ईस्वी में हाँ, अगला 26वां नंबर प्रश्न है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन है पहला बंगलौर, दूसरा है मद्रास, तीसरा है मसूलीपट्टनम, चौथा है सूरत। कहाँ मिला था बताओ?
बताओ। सूरत। हाँ बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा सूरत। ठीक है, और मैंने इसकी व्याख्या भी बता दिया है। अगला 27वां नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ऑप्शन है पहला डचों से, दूसरा है फ्रांसीसियों से, तीसरा है डेनिश से, पुर्तगालियों से। चौथा है पुर्तगालियों से। पुर्त हाँ पुर्तगालियों से हाँ, दहेज में मिला था राजकुमारी से विवाह करने पर। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो सम्राट हैं चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होता है, और इसी के फलस्वरूप चार्ल्स को क्या मिलता है कि बम्बई उपहार में मिल जाता है। ठीक है, और उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसे क्या करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, बम्बई दहेज में मिल गया था। वाह, चलिए अगला है बाबूजी का जो ईस्ट दहेज में इंडिया दे दिया। हाँ हाँ, उसके बाप का था अंग्रेजों जो के बाप, दहेज में दे दिया। पुर्तगालियों के बाप का था माने। चलिए अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के 28वां नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ऑप्शन है पहला अंगियर, दूसरा है सर जॉन चाइल्ड, तीसरा है सर जॉन गियर, और चौथा है सर निकोलस वेट। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर जॉन चाइल्ड। इसे क्या किया गया कि औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, बम्बई का ये अंग्रेज गवर्नर था जॉन चाइल्ड। ठीक है, 1688 ईस्वी में बम्बई के पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का इसने क्या किया कि घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को ये क्या करता है कि बंदी बनाने का प्रयास करता है। इसके फलस्वरूप अंग्रेज क्या करता है कि भारत से उसे निष्कासित करने का आदेश दे देता है, और मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ता है, और अंततः वो माफी भी मांगता है। अगला है 29वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, दूसरा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, तीसरा है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, चौथा है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ये 44वीं बीपीएससी में पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण जो था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हा? कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताओ। भैया डेट याद नहीं। देखो, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का जो कारण था वो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध था, लेकिन इसमें पूछ रहा है तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण यही होगा कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ठीक ना, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 48 तक हुआ था। ठीक ना, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध था जो 1740 से आरंभ हुआ था धीरे धीरे। ठीक ना, जी
धीरे धीरे 1740 से स्टार्ट हुआ और आते आते 46 में पूरा क्या हुआ कि युद्ध छिड़ गया, ठीक ना। जी। और दोनों जगह की सरकार क्या करती है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच के युद्ध के लिए आदेश दे देती है, ठीक ना। और ये समाप्त कैसे हुआ था, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त कैसे हुआ था, ये एक सला सापेल की संधि जो 1747 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। कौन सी संधि भैया? उस एक सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में, इससे ये क्या हुआ कि समाप्त हुआ, ठीक है। आज द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसका जो कारण था वो था हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों में विवाद, ठीक। और इसका ये क्या कहते हैं कि संधि किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ, पांडिचेरी मसूलीपट्टनम पढ़ लिया होगा कहीं, पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में यह समाप्त हुआ, ठीक है। अगला तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1758 से 63 तक, ठीक है जी भी, ठीक है। और ये बाकी के जो युद्ध थे उन्हीं से ये भी प्रभावित था, ठीक ना। रह के सुलग रहा था इन लोगों का, तो सप्तवर्षीय युद्ध से ये प्रभावित था, ठीक है। तो ये कैसे समाप्त हुआ, पेरिस की संधि से, जो कि 1763 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। समझ में आया जी भैया। कर्नाटक, अगला प्रश्न है कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, पहला अंग्रेज फ्रांसीसी, दूसरा अंग्रेज डच, तीसरा अंग्रेज मराठा, चौथा अंग्रेज अली वो मराठे, हैदर अली और मराठे। अंग्रेज और हैदर अली मराठा। अरे बेवकूफ, अभी बताए हैं कि कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। हैदर अली कहाँ से आ गया इसमें? कर्नाटक के प्रथम द्वितीय तृतीय किस किस के बीच लड़ा गया था? धन्य हो प्रभु, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था भैया। हैदर अली कहाँ पढ़ लिया? चलो अगला है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? ऑप्शन है पेरिस की संधि से, फिर एक्स ला चैपल की संधि से, या ये अनिर्णायक युद्ध रहा, या ब्रिटिश की हार हुई। बताओ कौन सा सही होगा? अभी मैं बताया हूँ प्रथम कर्नाटक युद्ध। बताओ। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो, हाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्स ला चैपल की संधि से इसका अंत होता है, या एक्स ला सापेल की संधि से जो 1748 ईस्वी में हुआ था, इस संधि के द्वारा इसका अंत होता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या था कि ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था, लेकिन पांडिचेरी की संधि 1754 में होता है, तो इससे ये समाप्त होता है, ठीक है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पेरिस की संधि से इसका अंत होता है, ठीक ना। और ये 1763 ईस्वी में हुआ था पेरिस की संधि, ठीक ना। और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या है कि ब्रिटिश का हार होता है। चलो अगला है कि निम्नलिखित में से 32वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा
प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? पहला है क्लाइव, दूसरा है डुप्ले, तीसरा है अल्बुकर्क, चौथा है वारेन हेस्टिंग। बताओ बताओ क्या होगा इसका? जल्दी बताओ। हेस्टिंग भैया। वारेन वॉरेन हेस्टिंग। हेस्टिंग। कहीं पढ़े थे क्या आप लोग वारेन हेस्टिंग? हेस्टिंग्स ही होगा, और कौन होगा? डुप्ले होगा, ठीक ना? नहीं भैया डुप्ले क्या जी। करता है कि क्या क्या बोल रहे हो? नहीं भैया गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो हाँ इसका डुप्ले। डुप्ले होगा। डुप्ले जो था कि वो भारतीय राजाओं के झगड़ों में भी क्या करता कि टांग अड़ा देता था, ठीक ना? तो इसका मानना था कि इसका मानना क्या था कि जैसे हम राजाओं के झगड़ों में हस्तक्षेप करेंगे तो हमारी इज्जत ज्यादा होगी, ठीक ना? चुतिया बनाएंगे इनके वाले। अगला है 33वां नंबर कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन है सूरत में, दूसरा है पुलिकट में, तीसरा है कोचिन में, चौथा है कासिम बाजार में। कासिम बाजार भैया। कहते हैं पुलिकट होगा, फ्रांसीसियों का पुलिकट होगा शायद। फ्रांसीसियों ने पुलिकट में किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है सूरत में लगाया था, ठीक है? लुई फ्रांसीसियों ने चौदहवें के सूरत जो में। मंत्री थे, बता रहा हूँ। लुई 14वें के जो मंत्री थे काल्बर्ट, इनके द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे इस कंपनी का नाम था देश इंडेस ओरिएंटल कंपनी, ठीक ना? फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था, मतलब ये सरकार द्वारा हुआ था, ठीक ना? राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कायरो जो थे उनके नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना होता है और 1668 जी। ईस्वी में सूरत में ये क्या करते हैं कि पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना करते हैं और मरकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लेते हैं और 1669 ईस्वी में 169 में मुसलीपट्टम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करते हैं, ठीक ना? समझ में आया? 1668 ईस्वी में सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना फ्रांसीसियों ने करी थी। फ्रांसीसियों का था, ठीक है? फ्रांसीसियों का पूछता है सबसे पहले तो सूरत में 1668 ईस्वी में। बाकी आप कहाँ क्या पढ़े हैं उस पर मुझे इत्तेफाक नहीं है। चलिए अगला है 34वां नंबर कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक? पहला ऑप्शन है लुई 14वें के शासनकाल में, दूसरा है लुई 13वें के शासनकाल में, तीसरा है लुई 15वें के शासनकाल में, चौथा है लुई 16वें के शासनकाल में। यदि ये उत्तर नहीं आएगा ना तो समझ जाओ कि पढ़े नहीं, ध्यान से तुम वीडियो कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है? क्योंकि अभी पहले प्रश्न में इसी की व्याख्या बताया था। बताओ क्या होगा? बताओ। धन्य प्रभु आप लोग। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, हाँ नेटवर्क कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो लुई 14वें के शासन काल में हुई थी। इन्हीं के मंत्री जो थे काल्बर्ट, इनका नाम था। 1664 ईस्वी में
देखिए भैया, फ्रेंच पुर्तगाली ईस्ट हुआ इंडिया 1497 में, अंग्रेज हुआ 1600 में, डच हुआ 1602 में, क्या कहते हैं, डेनिश हुआ 1616 में, फ्रांसीसी हुआ 1664 में और स्वीडिश हुआ 1731 में। पुत्र अड़ा डेट फंसा। और कुछ? चलिए, अगला 36वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ठीक, ऑप्शन है पहला बंडेल, दूसरा है चिंसूरा, तीसरा है हुगली, चौथा है श्रीरामपुर। बताइए। इसका सही क्या होगा? बंगाल में जो है चिंसूरा में जो है कारखाना डचों ने स्थापित किया था। ठीक है, चलिए। डचों का जो है बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ठीक, इसके कुछ ही दिनों बाद डच जो है पिपली के बालासोर चले हैं, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित कर ली। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी क्या थी कि कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। अगला 37वां नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि पहला ऑप्शन है दुप्लेस सक्षम सेनापति था, या दूसरा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, या तीसरा भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या चौथा पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। बताइए। अंग्रेजों की सेना इसका जो शक्तिशाली थी, पता नहीं। हाँ, सही सही है उत्तर। अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। ठीक, चलो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल। फ्रांसीसियों के पराजय का मुख्य कारण जो था उनकी कमजोर नौसेना था। ठीक है, वॉलेंटियर के अनुसार, वॉलेंटियर एक लेखक है, उनके अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय ही फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि 7 वर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज के पास एक शक्तिशाली सेना थी, और यदि सही कहें तो कपटी जो लोग थे वो अंग्रेजों में बहुत ज्यादा थे। ठीक है, चलो अगला है कि क्रम लगाना है। ठीक है, भारत में व्यापार में देखो थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक ना, कलम हो तो लिखते चलना और इसको क्रम से बताना। ठीक ना, दोबारा मत पूछना। तो ध्यान से सुनो। 38वां नंबर पर निम्न यूरोपीय व्यक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहला है अंग्रेज, दूसरा है डच, तीसरा है फ्रांसीसी, चौथा है पुर्तगाली। तो आपको करना क्या है कि इनके प्रवेश का सही तिथि क्रम के अनुसार बताना है। ठीक है, कि सबसे पहले कौन है? चलो बताओ। सबसे पहले डच पुर्तगाली आए 1498 में, फिर अंग्रेज आए 1600 में। नहीं, डच आए फिर। डच 1602 में आए हैं, और डेनिश फिर फ्रांसीसी आए 1664 में। अच्छा, जी, चलिए बताते रहिए। और फिर सबसे लास्ट में स्वीडिश आए 1731 में।
देखिए भैया, पुर्तगाली आए 1498 में, अंग्रेज आए 1600 में, डच आए 1602 में, डेनिश आए 1616 में, और फ्रांसीसी आए 1664 में। देखिए, दो चीजें मिल रही हैं। अब पहले, सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेन आए थे, फ्रांसीसी आए थे, ठीक ना। ये घटना से समझ लिया है। पुर्तगाली अंग्रेज आए थे भैया। मेरी बात सुनिए। और एक और बुक है मेरे पास, उसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, फिर डच दिया हुआ है 1602 ईस्वी में आए, ठीक ना। और उसके बाद डेनिश दिया हुआ है 1616 ईस्वी में, उसके बाद फ्रांसीसी दिया है 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश है 1731 ईस्वी में, ठीक है। तो इनका जो आगमन होगा वो सही आगमन होगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, ठीक, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेन आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, ठीक ना। और कंपनी की स्थापना जो होती है वो सबसे पहले एस्टाडो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है 1498 ईस्वी में, ठीक। दूसरा, वेरिंग दे ओस्ट इंडीसे कंपनी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है, इसकी स्थापना कब होती है? 1602 ईस्वी में। तीसरा, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, ठीक है। चौथा, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब होती है? 1616 ईस्वी में। और पांचवा है कि कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलेस, इसकी स्थापना होती है 1664 ईस्वी में। नाम भी ऐसा ऐसा रखे हैं एकदम, ठीक ना। ठीक ना, समझ में आ गया? जी भैया। चलो, इनका नाम डिफिकल्ट है। चलो, अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 40वां नंबर, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था, ठीक है। पहला है बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बंगाल, चौथा है मद्रास। कहाँ से सोडा और अफीम बिहार। प्राप्त होता था? बिहार भैया। वो हमरा बिहार से प्राप्त होता था, ठीक है, सोडा और अफीम, ठीक ना। जी। अगला है 41वां नंबर कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ठीक, बिहार, दूसरा है दक्षिण भारत, तीसरा है गुजरात, चौथा है असम। ये 47वीं बीपीएससी में पूछा है। और ऊपर वाला जो प्रश्न मैंने बताया था इससे पहले हुआ, वो 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा था। तो बिहार ही इसका उत्तर होगा। अंग्रेजी शासन काल के समय में बिहार अफीम उत्पादन हेतु क्या था? प्रसिद्ध था। हाँ, 42वां नंबर है कि निम्नलिखित यूरोप वासियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप से सबसे अंत में आए? ऑप्शन है डच, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है फ्रांसीसी, चौथा है पुर्तगाली। फ्रांसीसी 1664 में आए फ्रांसीसी भैया। ये फ्रांसीसी होगा, ठीक है। 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या है कि यूरोप में अनेक राष्ट्रों के
व्यापार के समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से ये क्या किया कि भारत है। और इन यूरोपियों में सबसे पहले जो है 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए थे, 1605 ईस्वी में डच आए थे, 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए थे और 1664 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, लेकिन स्वीडिश भी आए थे और ये 1731 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है, विचार करना है, इस पे आप लोग विचार करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित पे विचार करना है। ये 43वां नंबर प्रश्न है। ध्यान से सुनिएगा। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा नहीं है। भैया तम्बाकू लाल मिर्च की खेती। अच्छा, कहीं पढ़े थे का? है? चलो मैं बता देता हूँ, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पहले शेरशाह सूरी और अकबर द्वारा किया जा चुका था। ठीक है, भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है वो पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन जो था वो मुगल काल से ही प्रचलित था। ठीक है, अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी छोटी तोपें तैयार की जाती थी और ऐसे हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी अंग्रेजों की भारत में देन नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में पूछा हुआ है। ठीक है, ये आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम लोगों ने 43 प्रश्न किए और पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, जी भैया। सभी को जय श्री राम, जय मां सरस्वती और मिलते हैं अगली क्लास में। भैया टेस्ट का टाइम कितने बजे करें? प्रणाम भैया। भैया टेस्ट का टाइम कितने बजे करें? टेस्ट सबसे पूछ लीजिए, जो सब लोग बताएं उसके अनुसार कर लीजिए। और क्या, ठीक है, मैं ग्रुप में इंफॉर्मेशन डालता हूँ, पता चल जाएगा। ठीक, कल का जो टॉपिक रहेगा, बोल दीजिए भैया। रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक ना, आपके दोनों अच्छे बच्चे पढ़ के आएंगे, मधु दीदी और पुष्पा जी, होम मिनिस्टर साहब। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी में 24 ही प्रश्न है। ठीक ना, तो इसके बाद होगा क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, ये दोनों हो जाएगा कल। ठीक ना, जी भैया। तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या जो है वो 20 ही है, 40 20 60 प्रश्न होते हैं। और उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा परसों, वो गवर्नर जनरल वायसराय होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक ना, इसमें थोड़ा मैं पहले व्याख्या कर दूंगा इसकी। ठीक ना, और बाकी जो ये है क्या बोलते हैं, कल का जो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये प्रश्नों के माध्यम से ही हम लोग समझ लेंगे तो काम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं कल। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय मां सरस्वती। और ये जो टॉपिक मैंने बता दिया है इसको आप लोग पढ़ लेंगे और कल मिलते हैं। ठीक है, क्लास जो चलेगी वो 5 से 6 चलेगी, 6 से 7 चलेगी, 7 से 8 चलेगी। 5 से 6 जो चलेगा वो हिस्ट्री चलेगा। ठीक ना, 6 से 7 जो चलेगा वो भूगोल चलेगा और 7 से 8 जो चलेगा वो संविधान चलेगा। और 11 बजे से भूगोल में क्या चलेगा भैया?
वो हिंदी चलेगा, ठीक ना। इसमें भारत का भूगोल भूगोल पहले में क्या चलेगा? बताएंगे। भारत का भूगोल, अच्छा। ठीक ना। मैं एक वीडियो बना के टॉपिक बता दूंगा, सारे टॉपिक, ठीक ना। चलिए, तो जय श्री राम सभी को, चलते हैं हम। खुश रहो।